हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्रा क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल। तो जैसा कि हमारी मैथ्स की वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही थी और लास्ट क्लास में हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था युग्मत समीकरण या फिर जिसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये चैप्टर हमने शुरू करा था जिसमें कि हमने एक बेसिक मेथड को देखा, स्टैंडर्ड फॉर्म को देखा और हमने देखा सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि को। आज जो हम नेक्स्ट विधि के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड यानी कि जिसको हम बोलते हैं विलोपन विधि। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा यानी कि उसको खत्म करना पड़ेगा। अब हम एलिमिनेट किस तरीके से करेंगे, किसी हम वेरिएबल को खत्म किस तरीके से करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे पहले वाले हमने जो मेथड था उसमें क्या देखा था कि हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के, हम एक चर राशि की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में पुट करते थे। लेकिन अब इस बार हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कि देखो आपको यहाँ पे y दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे x दिख रहा होगा और अब इस x और y के साथ आपको एक एक नंबर भी दिखाई दे रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 4 है, यहाँ पर क्या है 9 और यहाँ पर क्या है 2। इस तरीके से आपको यहाँ पे 4 नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो अब हमें क्या करना होता है कि या तो हम x के साथ वाले नंबरों को पकड़ लें या फिर हम y के साथ वाले नंबरों को पकड़ लें, जिसका आपको मन करे, लेकिन किसी भी एक वेरिएबल के साथ वाले ही नंबर को आपको ध्यान में रखते हुए करना है। ठीक है, मैंने क्या बोला दोबारा से सुनिए कि x के साथ वाले जो साथ में नंबर लिखा हुआ है या तो आप उसको पकड़ लो या जो y के साथ नंबर लिखा हुआ है उसको पकड़ लो। ठीक है, और इन दोनों नंबर्स को या फिर इन दोनों नंबर्स को आप सेम बना दो। अब सेम कैसे बना सकते हैं, सोच के देखो कि मैं 3 की जगह पे ऐसा क्या नंबर लिख दूं छोटे से छोटा जो कि 6 की टेबल में भी आता हो। सोच के देखो। तो जनरली हमें यहाँ पे क्या करना होता है स्टूडेंट्स, जो भी दोनों नंबर हमें सेम बनाने हैं ना, उन दोनों का हमें एलसीएम लेना पड़ता है। या फिर आप एलसीएम भी छोड़ो, दूसरा तरीका कि देख लो 3 की और 2 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आपको जल्दी से जल्दी सेम मिल जाएगा। क्योंकि देखो मैं करने को तो यहाँ पे 4 और 9 का भी कर सकती थी, लेकिन वो नंबर मुझे बहुत बड़ा मिलेगा। तो हमें क्या करना है, अपनी कैलकुलेशन को छोटे से छोटा रखना है, इजी से इजी रखना है। इसीलिए हम छोटे वाले नंबर्स को हमेशा सबसे पहले पकड़ लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि अगर मैं 3 और 2 की टेबल की बात करूं तो एक ऐसा नंबर 6 जो कि हमें दोनों के टेबल में सेम मिल सकता है। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि मैं 3 की जगह यहाँ पे 6 कैसे बना सकती हूँ। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे 6 बन जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास यहाँ पे 6 बन जाएगा। क्योंकि मैथ्स का रूल है कि जो कैलकुलेशन हम इस इज इक्वल टू के इस साइड पे करते हैं वो कैलकुलेशन हम इज इक्वल टू के उस साइड पे भी हमें करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें इस 2 को ना पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई। अब देखिए इसको लिखने का तरीका कि पेपर में आप किस तरीके से इन चीज़ों को लिख कर आएंगे। एक बार मैं दोबारा से इसको साफ साफ लिख देती हूँ। तो यहाँ पे 3x, यहाँ पे 2x, ये था आपके पास 4y और 9y। ये था हमारे पास हमारा क्वेश्चन। अब जैसे कि हम लोग पहला स्टेप करते थे, अपनी दोनों समीकरणों को नाम दे दिया करते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी इनको नाम दे देंगे। तो देखो हमने इनको समीकरण 1 दे दिया और इसको दे दिया हमने समीकरण 2। ठीक है, तो अब देखो समीकरण 1 में मुझे किससे गुणा करनी पड़ेगी, 2 से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर देखो जैसे ही आप इसको 2 से गुणा करोगे स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 8y, ये हो जाएगा 17 2 34। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर। तो देखो जैसे ही हम यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 6x, ये बनेगा 9 3 27y और ये बनेगा आपके पास 5 3 15। अब 2 इक्वेशन नहीं बन गई ना स्टूडेंट्स, इसको आप डाल दीजिए 3 और इसको आप बना दीजिए 4।
इस तरीके से हमारे पास अब ये दो नई इक्वेशन बन गए और जितनी भी कैलकुलेशन अब हम करेंगे ना वो इन दोनों इक्वेशंस को लेके करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले तो हमने क्या करा है इसमें क्वेश्चन में अभी तक, बस हमने इनके दोनों के नंबर्स को सेम बनाया है और इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट्स। जो भी हमारे साथ वेरिएबल के साथ लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर देंगे। अब आपका जैसे भी मन करे इन दोनों को आप वैसे माइनस कर सकते हो, मतलब चाहे तो आप 3 में से 4 माइनस कर लो, चाहे आप 4 में से 3 माइनस कर लो, दोनों ही केसेस में आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मुझे दिख रहा है, चलो वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 3 में से 4 को माइनस कर देते हैं। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, मतलब बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, तो जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 3 हमारी ऊपर आएगी क्योंकि 3 में से हम 4 को घटा रहे हैं, और नीचे आ जाएगा 6x, ये हो जाएगा 27y और ये हो जाएगा 15। माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब देखो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे 8 में से, तो ये कितना आएगा, माइनस का 19। माइनस का 19 क्यों आया, अब ये समझने वाली बात है। देखो स्टूडेंट, जब भी हम ऐसे दो चीज़ों को माइनस करते हैं तो ये जो बीच वाले साइन होते हैं ना ये हमारे चेंज हो जाते हैं। ये 15 प्लस का था ना, ये भी माइनस का हो गया, ये 6 प्लस का था ना, ये भी माइनस का हो गया, ये 27 प्लस का था, ये भी माइनस का हो गया। अब आप मुझे बताओ, जब आप 8y को प्लस का 8y को और माइनस की 27y को सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको यही मिलेगा, माइनस का 19y। तो ये हमने लिख दिया। अब आप जैसे इसको माइनस करोगे 34 में से 15 जाएगा तो यहाँ पे फिर से आपको 19 मिल जाएगा, यानी कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ से मुझे y का मान मिल चुका है माइनस का 1, ये मान मुझे y का मिल चुका है। ठीक है, y का मान आ गया। अब इस y के मान को आप जहाँ आपका मन करे उस इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो कोशिश करना इस वाले केस में कि ये जो y का मान है आप अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो, क्योंकि देखो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अब देखो यहाँ पे नंबर बड़े बन चुके हैं, है ना, यहाँ पे भी नंबर हमारे बड़े बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पे नंबर छोटे छोटे हैं। तो अगर आप छोटे छोटे नंबर्स में ही अपनी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन आसान रहेगी और इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो y की जगह पे हमने यहाँ पे क्या रख दिया, माइनस का 1। तो अब हम लिखेंगे y का मान, जिस भी इक्वेशन में आप रखना चाहें वहां पे आप रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखो 3x प्लस 4, यहाँ पे आएगा माइनस का 1, यहाँ पे आ गया 17, यहाँ पे क्या आया 3x, यहाँ पे आया माइनस का 4, यहाँ पे आया 17। तो 3x इज इक्वल टू 17 प्लस 4, यानी कि 3x इज इक्वल टू 21, यानी कि x को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21/3, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 7। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारे पास हमारी एलिमिनेशन मेथड, यानी कि जिसको हम कहते हैं विलोपन विधि, जिसमें कि हमने क्या करा, देखो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो एक जो वेरिएबल था हमने उसको गायब ही कर दिया, क्योंकि हमने उसको माइनस करके पूरा का पूरा 0 बना दिया था। यहाँ से हमने एक चर राशि ढूंढ ली, फिर इस चर राशि का मान हमने अपनी दी गई इक्वेशन में रखा और वहाँ से हमने अपना दूसरा मान निकाल लिया। आई होप ये मेथड आपको क्लियर होगा। स्टिल कोई डाउट है तो अभी हम इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, x + 2y = 5 और x + 3y = 7, और हमें बोला गया है एलिमिनेशन मेथड से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हमें क्या करना था कि जो x के साथ वाले नंबर्स हैं या तो उन्हें सेम बनाना था, या जो y के साथ वाले नंबर्स हैं उन्हें सेम बनाना था। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन में ध्यान से देख पा रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारे पास x के कोफिशिएंट हैं, x के जो साथ वाला नंबर है वो दोनों में ही हमें इस बार ऑलरेडी ही 1 1 दे दिया गया है, तो हमें तो इन्हें सेम बनाने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करवा देंगे। तो इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानेंगे हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो अगर आपको पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखना है तो, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे ही आप इन दोनों को माइनस करोगे तो देखो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2y = 5 और यहाँ पे लिखा हुआ है x + 3y =
7 माइनस माइनस माइनस, तो देखिए यहाँ से ये कैंसिल, 2y में से जब जाएगा y, मैंने आपको बताया था जो बीच वाले साइन है उनको हटा देना है आपको, तो प्लस का 2y माइनस का 3y, प्लस माइनस माइनस, साइन भी माइनस का क्योंकि जो 3y है वो बड़ा है। इसी तरीके से 5 माइनस 7 क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा माइनस का 2। अब दोनों साइड से माइनस और माइनस हट जाएगा तो आंसर बचा y इज इक्वल टू में 2, और ये बन चुका है हमारे पास हमारा आंसर y का। अब हमें निकालनी है यहाँ पे x की वैल्यू, तो इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे ना अपनी किसी भी दोनों इक्वेशन में। मान लो कि इस बार मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रही हूँ, तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से आपको हर बार हर क्वेश्चन के नीचे लिखना है कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा ना। अब आप सोच के देखो कि बुक में अगर आपको सोल्यूशन दे दिया, जरा आपको सिर्फ आपको बताया ही ना जाए कि भाई ये समीकरण 1 थी, समीकरण 2 थी, या हमने इस तरीके से करा, तो क्या आप समझ पाओगे? इस तरीके से एग्जामिनर भी नहीं समझ पाएगा। तो ये आपको चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। तो देखिए y का मान हम जब यहाँ पे रखेंगे तो ये बनेगा x प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 7, तो ये बना x प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो ये बन गया x इज इक्वल टू 7 माइनस 6, यानी कि x का मान यहाँ से आ चुका है 1। तो हमारे पास दोनों मान मिल चुके हैं, x का मान 1 और y का मान 2। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो अभी तक हम 2 मेथड सीख चुके हैं, एक था हमारे पास सब्स्टिट्यूशन और एक था हमारे पास एलिमिनेशन। आई होप चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और कोशिश करिए स्टूडेंट्स कि आप खुद से 4 से 5, अगर आप प्रैक्टिस के लिए ही, कि आप 4 से 5 क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को पकड़िएगा, एक क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, उसी को आप एलिमिनेशन से करिए और उसी को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिए। तो आप देखोगे कि तीनों से आंसर्स आपको सेम ही मिलेंगे, ठीक है। और आप इन चीज़ों को खुद भी एनालाइज कर पाओगे कि भाई किस क्वेश्चन को हमें किस मेथड से करने में कम टाइम लगेगा। बाकी चैप्टर एंड होने पे तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपकी बार हमें इक्वेशंस दी हुई हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 35। सबसे पहला स्टेप, अपनी इक्वेशंस को नाम देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब x और y के साथ वाले नंबर्स को देखिए, यहाँ पे कितना है x के साथ में 1, यहाँ पे कितना है 2, और देखो y के साथ में तो उसने हमें फिर से सेम नंबर दे ही दिया है। तो बस हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को आपस में प्लस माइनस करना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो अभी तक हमने जो दोनों क्वेश्चंस करे थे अपने, उसमें जो हमारे साइन थे ना वो सेम थे स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे जो साइन है ना वो उल्टे हैं, एक माइनस का और एक प्लस का है। और हम जानते हैं जैसे ही मैं माइनस का 2 और प्लस के 2 को एक साथ लिखूंगी तो वो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि इस बार मुझे अपनी दोनों इक्वेशंस को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ना कि घटाना। देखो जब भी हमारे पास सेम साइन होंगे तब हम क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग साइंस होते हैं, अलग अलग चिन्ह होते हैं, तो इस केस में हम अपनी इक्वेशन को प्लस करते हैं, ठीक है। तो देखो जब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ोगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 प्लस 2, यानी कि एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जैसे आप इन दोनों को जोड़ोगे तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएंगी। 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3x, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 35 प्लस 10, ये हो जाएगा 45। और यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूँ तो ये बनेगा 45 माइनस अपॉन 3, यानी कि x इज इक्वल टू आ गया 15, और ये बन गया मेरे पास x का मान। अब इस x को आप कहीं पर भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो x का मान समीकरण में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, समीकरण 1 में रखने पर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा 15 माइनस का 2y इज इक्वल टू 10। ये आएगा आपके पास माइनस का 2y इज इक्वल टू 10 माइनस 15, तो ये बनेगा माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 5, और माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा हमारे पास 5/2। चाहे तो आप इसको 2.5 भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आई होप एलिमिनेशन मेथड अब आपको क्लियर होगा। और अब हम चलेंगे अपने लास्ट मेथड की तरफ, जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि वज्रग्रुण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने लास्ट मेथड की तरफ,
और इस मेथड को डायरेक्टली क्वेश्चन के थ्रू ना समझ के हम पहले इसको एक जनरल इक्वेशंस के थ्रू समझेंगे, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में देखी थी। तो हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे लीनियर इक्वेशन होती हैं दो वेरिएबल की, उसकी जो जनरल इक्वेशन हमने देखी थी वो कुछ इस तरीके की हमें दिखाई दी थी। जिन स्टूडेंट्स को इसके बारे में पढ़ना हो वो प्रीवियस लेक्चर पहले ज़रूर देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है एक्चुअल में। ठीक है, सबसे पहले हमें ये चीज़ें देखनी होंगी। अब की बार अब हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस मेथड में कहीं ना कहीं हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किसका करेंगे, तो देखो बिल्कुल ध्यान से समझते जाओ। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, x की बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और काम कर लेते हैं, आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं इन नंबर्स को इस तरीके से लिख लेती हूँ, a1 a2 b1 b2 c1 c2। अब एक बात बताओ, अगर मुझे इसी की यहाँ पे अगर मैं मिरर लगा दूँ, यहाँ पे ना मिरर लगा के अगर मैं एक तरह से मैं कहूँ कि मुझे इसी चीज़ को रिपीट करते जाना है, ठीक है, यही चीज़ काफ़ी बार लिखी हुई है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा a1 a2, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा b1 b2, यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा c1 c2। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये क्या लिखा है और क्यों लिखा है, सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। बस अगले 5 मिनट बिल्कुल ध्यान से जो मैं कह रही हूँ उसको सुनिए और जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए। देखो, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम x के बारे में बात करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो हमें इन x वाले जो नंबर्स हैं इनको छुपाना पड़ेगा। ठीक है, और जो बचे हुए नंबर्स हैं इनकी हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, यानी कि वज्र गुणन कर देंगे हम इन सब का। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिखेंगे x अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि b1 c2 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि c1 b2। ठीक है, मैंने क्या करा, जो मेरे पास x के साथ वाले नंबर थे उनको मैंने छिपा दिया थोड़ी देर के लिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमने लिख दिया x के नीचे। इसी तरीके से अब हम लिखेंगे y। अब जब मैंने y लिखा है तो मैं क्या करूँगी, y वाले छिपा दूंगी। ठीक है, क्या करेंगे हम इस बार, y वाले छिपा देंगे। अब देखो, जैसे ही मैं y वाले छिपाऊंगी तो अब c1 के साथ तो कुछ भी नहीं ना मल्टीप्लाई करने के लिए, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आप c1 और a2 यहाँ पे इस तरीके से दोबारा से रिपीट कर लो। तो देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगी, क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c1 a2 माइनस a1 c2 इस तरीके से। ठीक है, क्या करा इस बार हमने इसको छिपा लिया और हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 1, ठीक, और इसके में लगाएंगे अपॉन। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इस c1 c2 को छिपा लेंगे और अब हम इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, a1 b2 माइनस b1 a2। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये तीनों फॉर्म आ जाएंगी और यहाँ से अब हम अपने एक्स वाई का मान निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे, देखो, एक बार इसको हम इसके बराबर रखेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, फिर दूसरे स्टेप में इस y को हम इसके साथ रखेंगे तो हमारे पास y का मान आ जाएगा। आई नो स्टूडेंट्स कि आपको ये चीज़ बहुत टफ लग रही होगी जिन स्टूडेंट्स ने पहली बार पढ़ी है, क्योंकि क्लास 10th का है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ी भी होगी तो हमें याद भी नहीं रहती, लेकिन कोई इशू नहीं है। देखो, बस आप इस मेथड को समझ लो, क्योंकि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कभी भी आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करके दिखाओ, कभी नहीं बोलेगा। आप बाकी के जो 2 मेथड्स हैं, हमारे पास सब्स्टिट्यूशन है या फिर एलिमिनेशन है, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में ये दिया हुआ है तो हमें इसे सीखना तो पड़ेगा, तो हम इसको सीख लेते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि इसे हम यूज़ ना करें अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ठीक है, इतनी चीज़ें हमें समझ में आई। एक बार और देख लेते हैं मैंने इसमें क्या कराया और फिर हम चलेंगे अपने डायरेक्टली एग्जाम्पल की तरफ। तो हमने क्या करा, इसमें जनरल इक्वेशन को मैंने लिख लिया यहाँ पे। अब मुझे अगर x की वैल्यू निकालनी थी तो मैंने क्या कर लिया, x को छिपा दिया और हमने इन दोनों के नंबर्स की मल्टीप्लाई करा दी। फिर मुझे y की बात करनी थी तो मैंने y को छिपा दिया और मैंने इन वाले नंबर्स की मल्टीप्लाई करवा दी। फिर मुझे यहाँ पे कोई वेरिएबल था ही नहीं तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया और जो बचे हुए नंबर्स थे मैंने उनकी मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, बस इतना ही काम हमें यहाँ पे करना था। आ रही बात समझ में? अब हम देखते हैं कि अपने क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करना है, उसकी बात कर लेते हैं। लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना चाहते हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सबसे पहले क्वेश्चन में आप अपने a1, b1, c1 की वैल्यू को लिख लें। फिर आप इसी तरीके से a2, b2 और c2 की वैल्यू को लिख लें।
फिर आप ये फॉर्मूला लिखें और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करें, क्योंकि अभी हमें इस मेथड की क्योंकि इतनी ज़्यादा हैबिचुअल तो है नहीं, तो हो सकता है हमसे गलती हो, लेकिन अगर हम सारी चीज़ों को लिख के आराम से करेंगे तो गलती होने के चांसेस हमारे बहुत कम हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो इस तरीके से एक फॉर्मूला आप अपने पास लिख लो। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। चलिए देखते हैं स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको काम करना है कि आप A1 B1 और C1 या फिर A2 B2 C2 इन सब की वैल्यूज़ को आप अलग से पहले एक जगह लिख लें, और इस तरीके से आप फॉर्मूला भी अपने पास एक अलग से लिख के रख लें ताकि आपको ईजी हो। तो A1 की वैल्यू 7, B1 की वैल्यू हो जाएगी -6, C1 की वैल्यू, अब देखो आपको इस 20 को ना इधर लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि ये जो हमने क्वेश्चन देखा था स्टैंडर्ड फॉर्म के अकॉर्डिंग देखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो C1 होता है वो हमारा इधर होता है, तो ये हो जाएगा -20, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा 4 और C2 हो जाएगा -2, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब बस ये जो फॉर्मूला है गंदा सा बड़ा सा, इसमें हमें अप्लाई करना है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे x, तो A1 A2 को छिपा देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि B1 C2, तो 6 की और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 12, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि आंसर आ गया प्लस का 12। बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी आप माइनस का साइन लगा दीजिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे अब तो आ जाएगा -80, ठीक है, क्योंकि 20 हमारे पास माइनस का, प्लस माइनस हम जानते हैं माइनस होता है, तो आंसर आएगा यहाँ पे -80। अब इसी तरीके से हम चलेंगे किसकी तरफ? y की तरफ। जब y की तरफ गए तो हमने b को छिपा दिया। अब जब b को छिपा दिया तो क्या करना पड़ेगा हमें? इस C1 को मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ेगी A2 के साथ। तो 23 जा 60, लेकिन माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन, बीच में तो माइनस का साइन आएगा ही क्योंकि फॉर्मूले में है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो ये 7 2 जा 14 और प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -40, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे 1, अब क्या करना है? A1 B2 यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा 28 और माइनस का साइन बीच में, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस यानी कि 6 3 जा 18, वो भी माइनस का। इस तरीके से आ चुका है। अब देखो सॉल्व कर लेते हैं पहले, तो ये आ जाएगा आपके पास x अपॉन में 12 प्लस 80, यहाँ आ जाएगा y अपॉन में माइनस का 60 प्लस का 14, और यहाँ पर आ जाएगा 28 प्लस 18, ठीक है। और सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा x अपॉन में 292, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस का 14, माइनस करोगे आप इसमें से तो ये जाएगा आपके पास 56 और 46, फिर ये आपका आ जाएगा 8 8 16 और 46, ठीक है जी। इस तरीके से आ चुका है। अब आपको क्या करना है? बस हम लास्ट स्टेप पे पहुंच चुके हैं यहाँ पे कि एक बार इस x को इसके बराबर रखेंगे, तो x अपॉन में 92 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 46, ठीक है। x को अकेला करेंगे क्योंकि x को हमें सॉल्व करना है, तो 92 ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 92 अपॉन 46, यानी कि ये से जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि x का आंसर आ चुका है हमारे पास 2। फिर हम y को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब की बार हम y को इसके बराबर रख देंगे, तो y अपॉन -46, 1 अपॉन 46, 46 से 46 गया तो y का आंसर आ गया -1। तो आपने देखा इस तरीके से हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इस जो मेथड की ना एक खास बात तो है कि क्वेश्चन हमारा बहुत कम स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन मेथड को अप्लाई कर पाए ना तो ये मेथड बहुत अच्छा है, स्पेशली जब हमारे बड़े बड़े नंबर्स हो जाते हैं, इक्वेशन बल्किंग हो, तो वहाँ पे मेथड हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। एक और क्वेश्चन देखते हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में हमारा इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, उसके बारे में भी देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 4x + 5y = 16, 3x + 2y = 5 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा हमें इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम है इस मेथड का कि आप a1, a2, b2 इन सब की वैल्यू लिख लीजिए। तो a1 की वैल्यू है यहाँ पे 4, b1 की वैल्यू है यहाँ पे 5, c1 की वैल्यू हो जाएगी -16, क्योंकि हमें 16 को इधर लाना पड़ेगा। ये मिस्टेक इस मेथड में मत करिएगा।
अब देखिए A2 की वैल्यू 3, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और C2 की वैल्यू हो जाएगी -5। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते थे, x लिखते थे। अब यहाँ पे हम इसको छिपा लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 5 5 जा 25, लेकिन माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है तो माइनस का 25, बीच में माइनस का साइन जैसा कि फॉर्मूले में था। अब यहाँ पे माइनस का 16 इंटू 2 तो माइनस का 32। चलिए ये तो हो गया x का। अब चलते हैं y की तरफ, तो y के लिए अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो 16 3 जा 48, तो देखिए माइनस का 48 क्योंकि 16 माइनस का है, फिर यहाँ माइनस का साइन। अब यहाँ पर क्या है, ये है 4, 4 5 जा 20 और वो भी माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 20। अब हम चलेंगे 1 की तरफ, तो अब क्या आएगा यहाँ पे A1 B2 है ना, तो A1 B2 यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 3 जा, ये हो गया हमारे पास 15। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हैं आप लोगों को। सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 25 प्लस का 32, इसी तरीके से y माइनस का 48 प्लस का 20, क्योंकि माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डायरेक्टली, 15 में से 8 गया माइनस का 7। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा x, जैसे ही आप इस 25 और 32 को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फिर से आपको मिल जाएगा यहाँ पे 7, तो ये आ गया 7 और प्लस का, क्योंकि 32 हमारे पास बड़ा है। इसी तरीके से y को सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस का 48 और ये, तो ये आ जाएगा माइनस का 28। ठीक, और इसी तरीके से ये आ जाएगा माइनस का 1/7। लास्ट स्टेप, एक बार x को इसके साथ कंपेयर करेंगे, एक बार y को इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो देखिए ये आएगा x/7 इज इक्वल टू 1 माइनस 7, तो ये कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 1। y की बात करेंगे तो y माइनस का 28 इज इक्वल टू 1 माइनस का 7, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से ये 4 टाइम्स, तो y इज इक्वल टू 4। तो यानी कि हमारे पास दोनों का आंसर मिल चुका है, x का मान माइनस का 1 और y का मान हमें मिल चुका है 4। ठीक है, एक दो बार आप इस क्वेश्चन को करोगे ना, खुद से इस मेथड को लगाओगे, तो आपको ये मेथड अच्छा भी लगेगा, क्योंकि बहुत कम स्टेप्स में हो जाता है। बस कैलकुलेशन जितनी भी है ना, वो इसी स्टेप में है कि हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई किस तरीके से करनी है, और वो भी अगर आप फॉर्मूला सामने रख के करोगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है जी, तो अब हमने अपने तीनों मेथड्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि आखिर हमारे प्रीवियस ईयर में किस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए अभी जो अगर मैं बात करूं लेटेस्ट, तो 2020 में आपका पेपर हुआ था, 19 में आपके कोई एग्जाम्स नहीं हुए, 18 और अगर मैं कहूं 17 16 में, तो इस चैप्टर से आपको मतलब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपसे नहीं आया था। तो मेनली हम देखेंगे यहाँ पे आज 20 में कि 2020 में आपका किस तरीके का क्वेश्चन, किस तरीके की इक्वेशन आपसे यहाँ पे सॉल्व करवाई गई थी। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि 2020 में आपसे पूछा गया था, जिसमें कि आपको x और y के लिए इक्वेशंस को सॉल्व करना था। अब मैंने आपको यहाँ पे तीनों मेथड सिखा दिया और जो बेसिक मेथड था वो भी सिखा दिया है। अब आपका जिस भी मेथड से मन करे, ठीक है, आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि प्लीज़ आप जो भी मेथड से सॉल्व करके आ रहे हैं ना, कोशिश करिएगा कि उसको आप लिख भी दें वहाँ पर कि हम इसको विलोपन विधि के द्वारा सॉल्व कर रहे हैं, या फिर इसको हम प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, या फिर हम इसको वज्रगुणन के द्वारा। ठीक है, तो उसको लिख कर जरूर आइएगा। अब देखो, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये विलोपन विधि से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ही मैंने x के साथ वाले नंबर को देखा तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 और 7, और एक जगह मुझे y का देखा तो मुझे लिख रहा है 3 और 2, और हम जानते हैं कि 3 और 2 की टेबल में एक 6 एक ऐसा नंबर है जो फटाफट से हमें कॉमन मिल जाता है। ठीक है, तो अगर मैं पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आसानी से मुझे चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम सबसे पहला काम, पहली को इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, और इसको अब हमें क्या करना पड़ेगा 2 से गुणा, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा 3 से गुणा। ठीक है, इस तरीके से कर दिया तो देखो क्या बन जाएगा, ये बनेगा 4x माइनस का 6y और 13 2 जा 26, फिर ये क्या बन जाएगा 7 3 जा 21x 3 6y, और ये बनेगा 23 जा 60। ठीक है, अब आप मुझे खुद सोच के बताओ कि
अब यहाँ पे दोनों जो साइन है ना ये सेम है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इन्हें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था ये विधि सिखाते हुए कि जब भी अगर हमारे पास दोनों चिन्ह सेम हो तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन अब ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। तो देखो माइनस प्लस माइनस सॉल्व करोगे, 21 में से गया 4, कितना बचेगा, माइनस का 17। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे 60 में से जब आपका 60 में से 26 जाएगा तो क्या बचेगा, 4, और ये बचेगा आपके पास 34, वो भी माइनस का, क्योंकि हमारे पास जो साइन है 60 है वो बड़ा है। अब देखो माइनस से माइनस कैंसिल, और x को सॉल्व करने के लिए 34/17, तो ये आ गया हमारे पास 2, यानी कि x का मान आ चुका है हमारे पास 2। अब इस 2 को आप पुट कर दीजिए कहीं पर भी, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, जैसे ही हम इस x के मान को यहाँ पे रखेंगे तो ये मिल जाएगा 2 × 2 माइनस का 3y इज इक्वल टू 13, तो ये मिलेगा 4 माइनस का 3y इज इक्वल टू 13। इसको आप इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y इज इक्वल टू 13 माइनस 4, तो ये बनेगा माइनस का 3y इज इक्वल टू प्लस का 9, तो ये बनेगा 3 को नीचे ले जाइए माइनस के 3 को, तो 9 माइनस का 3, यानी कि आंसर आ गया y की वैल्यू थी माइनस का 3। तो आपने देखा कि बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो अगर आपने मेरी इन 2 वीडियोस को देखा है तो आपके यहाँ पे 2 नंबर तो बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल हमें इसी तरीके से चलना है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मेरी जितनी भी वीडियोस देखते जा रहे हो ना, उससे आपका एक एक नंबर तो एटलीस्ट कंफर्म होता जाए। कोई भी वीडियो आपकी ऐसी आपको ऐसा ना लगे कि अरे हमने क्यों पढ़ ली, फालतू में टाइम वेस्ट हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बिल्कुल उसी को लेटेस्ट पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपकी ये वीडियोस लेक्चर बिल्कुल तैयार करे जा रहे हैं, तो उनको ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आई होप आपको आज का लेक्चर भी अच्छा लगा होगा, तो उसको लाइक करिए, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स देखेंगे। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।